हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जाना था, आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। दोनों के यूज़र नेम यहाँ लिखे हुए हैं और दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 18th सेंचुरी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 18th सेंचुरी है इसको 2 पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। एक तो है 1700 से लेकर 1750 तक का एंड द सेकंड वन इज 1750 टू 1798। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड ये जो 1750 से 1798 का टाइम पीरियड है दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जो ये फर्स्ट हाफ है 18th सेंचुरी का दैट इज कॉल्ड द ऑगस्टन एज एंड जो ये सेकेंड हाफ है दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, तो ये आप याद रखना। अब देखिए इन दोनों के जो एजेस हैं, द ऑगस्टन एज एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इन दोनों के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। विग्स एंड टोरीज इस टाइम पर अराइज होती हैं। हालांकि इनके बारे में आपने रेस्टोरेशन पीरियड से पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में अच्छी खासी राइवलरी देखने को मिलती है। ओके, अब देखिए इस टाइम पर हुआ क्या था कि जो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके बीच में एक तो राइवलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनके पॉलिटिकल ओपिनियन में डिफरेंसेस होते हैं, इनके आइडियाज़ में डिफरेंसेस होते थे, इनकी आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस होते थे और ये लोग अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रोपेगेट कराते थे, मतलब उसका प्रचार कराते थे। बट प्रचार कराते कैसे थे? थ्रू लिटरेरी मैन, जिनको हम राइटर्स कहते हैं, जो इस सेंचुरी में लिखा करते थे। तो उन राइटर्स के द्वारा ये जो विग्स एंड टोरीज हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट सटायर लिखवाया करते थे। फाइन। और इन राइटर्स को विग्स एंड टोरीज ब्राइब दिया करते थे, या जिसे कह लो पैसा दिया करते थे, या फिर ये कह सकते हो कि अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रोपेगेट कराने के लिए विग्स एंड टोरीज दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इन राइटर्स को पैट्रेनाइज करती थी, इन्हें खूब सारा पैसा देती थी। और विग्स इसलिए पैसा देते थे ताकि राइटर्स टोरीज के खिलाफ लिखें, और टोरीज राइटर्स को इसलिए पैसा देते थे ताकि राइटर्स विग्स के खिलाफ लिखें। अगर हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में रिलीजन बेसिस पर इनकी पोजीशन की बात करें तो जो चर्च में लोअर पोजीशन पर होते थे वो थे विग्स एंड जो हायर पोजीशन पर होते थे चर्च में वो थे टोरीज। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर ध्यान रखना कि जो राइटर्स थे इनको खूब सारा पैसा दिया जाता था बाय दीज पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसीलिए हमें इस टाइम की राइटिंग में पॉलिटिकल बायसनेस देखने को मिलती है। पॉलिटिकल बायसनेस का मतलब क्या है कि जितना जिसको पैसा दिया जाता था राइटर्स को, राइटर्स उस हिसाब से काम किया करते थे, और ऐसे राइटर्स को हैक राइटर्स कहा जाता था जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे। और इनमें से अगर किसी का नाम आता है तो वो है डैनियल डेफो। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए अब सेकंड पॉइंट का देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। इसी टाइम पीरियड में 1707 में स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड दे मर्ज टुगेदर अंडर द नेम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड they united into one kingdom by the name of Great Britain and 1707 में इस एक्ट को पास कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 1737 की। 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आता है। लाइसेंसिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए होता ये था कि थिएटर्स में ना फ्री स्पीच दी जाती थी, मतलब कुछ भी बोला जाता था किसी के भी अगेंस्ट। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी छोड़ा नहीं जाता था, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोला जाता था। तो थिएटर में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, करप्शन ज़्यादा बढ़ गया, फ्री स्पीच ज़्यादा दी जाने लगी। उससे हुआ ये कि गवर्नमेंट को ये एक तरीके से थ्रेट लगने लगा उनके खिलाफ।
ओके। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए, फ्री स्पीच को रोकने के लिए या हेट्रेड स्पीच को रोकने के लिए एक लाइसेंसिंग एक्ट निकाल डाला। इस एक्ट में क्या होता था कि जो थिएटर्स हैं उनके कंटेंट को सेंसर कर दिया जाता था या कुछ सीन्स को कंट्रोल कर दिया जाता था। इसका पर्पस क्या था? टू सेंसर व्हाट वाज बीइंग सेड अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू थिएटर, कि थिएटर के थ्रू जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कहा जाता था उस सीन को या उस चीज़ को काट दिया जाता था, लोगों को दिखाया नहीं जाता था या उसे सेंसर कर दिया जाता था। और इसी वजह से बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो नॉवेल्स की तरफ आ गए थे। देखिए हुआ ये था कि इस एक्ट से ना लोगों की राइटिंग पर, जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग पर बहुत फ़र्क आया। रीज़न क्या था कि बहुत सारे राइटर्स ने ऐसे ड्रामाज लिख रखे थे जिसमें फ्री स्पीच थी अगेंस्ट गवर्नमेंट। ओके, तो इस वजह से, और ऐसी स्पीच थी जिससे वहाँ पर किसी न किसी तरीके का आंदोलन हो सकता था, या जो लोगों को भड़काने वाली स्पीच थी वैसी स्पीच लिखी जाती थी। तो इस वजह से बहुत सारे राइटर्स के वर्क पास नहीं हुए थे, क्योंकि इस एक्ट से उन वर्क को सेंसर या कंट्रोल कर दिया गया। और इसी वजह से बहुत सारे राइटर्स अब नॉवेल्स की तरफ आ गए थे, अब नॉवेल्स लिखने लगे थे। इनमें से सबसे पहले अगर किसी का नाम ले सकते हैं तो वो थे हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन रिलीजन व्यूज। इस टाइम पीरियड में लोगों के रिलीजन व्यूज चेंज हो चुके थे, धर्म को लेकर लोगों के बदलाव होने लगे थे। The people of the England started believing in scientific ideas, scientific theories and revolutions as well during 18th century. All in all, इस टाइम पर लोग प्रैक्टिकल हो गए थे, उनके अंदर एक विजडम आने लगी थी। They stopped believing in illusions. They stopped believing in miracles. They stopped believing in supernatural forces. मतलब इस टाइम पर लोग जो हैं वो बड़े बड़े साइंटिस्ट की बुक पढ़ने लगे थे, अच्छी अच्छी बुक पढ़ने लगे थे, जिससे इस सेंचुरी के लोग जो है काफ़ी अवेयर हो गए थे। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम प्यूरिटनिज्म की बात करें तो उस टाइम पीरियड में क्या होता था, हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ दिया जाता था। इनफैक्ट वो ये भी कहते थे अगर हम सांस लेते हैं वो भी भगवान की मर्जी से लेते हैं, मतलब वो हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ते थे। लेकिन इस सेंचुरी में जितने भी लोग थे वो ऐसा नहीं कहते थे, बल्कि वो प्रैक्टिकल हो गए थे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक, रीज़न ढूंढते थे। और इस टाइम पर जो बुक्स का प्राइस था ना वो काफ़ी लो हो गया था, और जैसे ही बुक्स का प्राइस लो हुआ लिटरेसी रेट हायर होने लगा, अप होने लगा। और जैसे ही लिटरेसी रेट हायर होने लगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी। अब जैसे कि अगर हम कॉपरनिकस की बात करें, कॉपरनिकस कौन थे? ये मैथमेटिशियन थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने कहा जो सन है वो स्टेशनरी है एंड सेंटर में है, इट इज़ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ऐसे ही न्यूटन ने भी काफ़ी सारे लॉ की डिस्कवरी की, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ, ऐसे जो है लॉज इन्होंने इनकी डिस्कवरी की, जिससे लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस इस टाइम पर देखने को मिली। इस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने वो दे स्टार्टेड बिलीविंग इन डेज्म, दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जो भगवान है वो ह्यूमन बींग्स के हर मैटर में जो है इंटरफेयर नहीं करते। इन्होंने कहा गॉड जो है वो एक वॉचर है, नॉट अ डूअर। डूअर कौन है? वी आर द डूअर, मतलब हम लोग हैं जो काम करते हैं, हम लोग हैं जो करते हैं, भगवान तो देख रहे हैं बस। अगर इस टाइम पीरियड में मिनिस्टर्स का इलेक्शन देखें तो मिनिस्टर्स का इलेक्शन होता था क्राउन के द्वारा, लेकिन मिनिस्टर्स तभी सरवाइव कर पाते थे पार्लियामेंट में अगर उनके पास मेजॉरिटी होती थी, तो ही मेजॉरिटी होती थी तो ही मिनिस्टर्स इस टाइम पर सरवाइव कर पाते थे। और इसी टाइम पीरियड में विग्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और ये रूल किए गए ड्यूक ऑफ मार्लबोरो के द्वारा। ड्यूक ऑफ मार्लबोरो जो कि इन मिनिस्टर्स को रूल करते थे, और किसके रेन के अंडर, किसके रूलिंग पीरियड के अंडर? एन के अंडर, जो एन के अंडर। तो जो क्वीन एन थी उसके अंडर मिनिस्टर्स एंड जो ये विग्स पार्टी थी इनको कौन रूल करते थे? ड्यूक ऑफ मार्लबोरो। और ऐसे ही अगर हम दोनों जॉर्जेस की बात करें, जॉर्ज 1 एंड जॉर्ज 2, इस टाइम पीरियड में सर रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो मिनिस्टर्स को रूल करते थे। ये ध्यान रखना है आपने दोनों का नाम। नेक्स्ट पॉइंट,
कॉफ़ी अराइव्ड इन लंदन इन 1658 विद अ टैगलाइन। कॉफ़ी को एक टैगलाइन दिया गया, अ हेल्दी ड्रिंक फ्रॉम चाइना, क्योंकि कॉफ़ी लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि ये लोगों का एक स्टेपल बेवरेज बन गया था, स्पेसिफिकली एलीट क्लासेस के लिए एंड इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के लिए। इस टाइम पर हुआ ये था कि इंग्लैंड में बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस ओपन हो गए थे और इन कॉफ़ी हाउसेस में गैदरिंग हुआ करती थी एंड लोग बैठकर गॉसिपिंग किया करते थे। तो जब लोग गॉसिपिंग करते थे वो हर एक इशू की बात किया करते थे, चाहे वो सोशल इशू हो या पॉलिटिकल इशू हो, एंड द कॉमन पीपल बिगिन टू टेक इंटरेस्ट, लाइक ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब हर कॉमन जो लोग थे वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात किया करते थे। और जो पॉलिटिशियंस थे, जो राइटर्स थे, ये कॉफ़ी हाउसेस में बैठकर गॉसिपिंग किया करते थे। पॉलिटिशियंस में कौन आ गए? विग्स एंड टोरीज। और राइटर्स में कौन आ गए? जिनको इन पॉलिटिशियंस के द्वारा ब्राइब दिया जाता था, खूब सारा पैसा दिया जाता था एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए, एक दूसरे पर सटायर लिखने के लिए। और कमाल की बात इस टाइम पर यह है कि जो राइटर्स थे ना, इनकी राइटिंग को किस तरीके से प्रेज या ब्लेम किया जाता था, इनके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कि बुक्स किस तरीके से लिखी गई है, कितनी अच्छे उसमें शब्दों का यूज़ किया गया। नो, इस टाइम पर जो राइटर्स थे उनके बुक्स जो लिखी जाती थी, उनके मेरिट्स या उन पर जो ब्लेम किया जाता था वो इस चीज़ पर किया जाता था कि इन राइटर्स ने जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या दिए हैं अपनी बुक्स में। और पॉलिटिकल एक्टिविटी इस टाइम पर इतनी एक्टिव हो गई थी, इनफैक्ट स्विफ्ट ने भी एक बार ये कहा था दैट दिस पार्टी, जो ये विग्स एंड टोरीज हैं और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, दिस स्पिरिट इनफैक्ट इवन द कैट्स एंड द डॉग्स। अलेक्जेंडर पोप ने कॉफ़ी को प्रेज किया है बाय सेइंग कॉफ़ी मेक्स द पॉलिटिशियन वाइज, सी थ्रू ऑल थिंग्स विद हिज हाफ शट आइज। दैट मीन्स यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि जो कॉफ़ी है ना, एक तो कॉफ़ी के लिए लोग जो है गैदरिंग किया करते थे, गॉसिपिंग किया करते थे, प्लस ये जो कॉफ़ी थी इसकी इवेपोरेशन, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी लगती थी लोगों को कि इससे बहुत सारे पॉलिटिशियंस वाइज होते थे। मतलब उनके ब्रेन को एक किक मिलता था बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफ़ी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉफ़ी को प्रेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैथलिक्स के कंडीशन के बारे में कि कैथलिक्स की कंडीशन क्या थी इसी टाइम पर। अलेक्जेंडर पोप जो थे वो कैथलिक थे, ये भी याद रखना। जो कैथलिक्स थे ना वो नॉर्मल टैक्स से डबल अमाउंट पे किया करते थे और रोमन कैथलिक्स पर फॉल्स चार्ज भी लगाए गए कि ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। देखिए, कुछ चार्जेस सही भी थे और कुछ चार्जेस फॉल्स भी थे, मतलब इनके साथ एट्रोसिटी होती थी उस टाइम पर। हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या लिखा गया कि जो कैथलिक है, कैथलिक कोई भी किंग नहीं बनेगा और ना ही कोई किंग कैथलिक गर्ल से शादी करेगा। हुसोएवर विल बी द किंग विल नेवर बी अलाउड टू मैरी अ कैथलिक गर्ल। यहां पर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। किंग चार्ल्स II को ये बोला गया कि वो सभी कैथलिक्स को लंदन के जो मेन सेंटर एरिया है वहाँ से रिमूव करे, वहाँ से बैनिश करे, उनका आना वहाँ अलाउड नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने रेडियस तक का मतलब ये बैनिशमेंट था। रेडियस ऑफ 20 माइल्स, और अगर किलोमीटर में इसको देखें देन इट वुड बी 32 किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। एंड इट इज़ लॉन्ग रिमेंबर्ड एज गॉडफ्रेज ऑटम। गॉडफ्रे जो कि एक राइटर थे, इनके वर्क में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये लाइन है, इसको आप बिल्कुल समझ लेना, रट लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। तो यहाँ पर आज हमारा ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 18th सेंचुरी का, ये कंप्लीट होता है। फिर कल अब हम बात करेंगे एज ऑफ
पोप के बारे में। देखिए अभी तो हम 18th सेंचुरी पढ़ रहे थे जिसमें हमने दोनों एज को डिवाइड नहीं किया, अभी हम दोनों एजेस को मर्ज करके पढ़ रहे थे। हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मर्ज करके पढ़ा था, लेकिन अब हम अलग अलग एज की बात करेंगे। मतलब अभी हम पहले बात करेंगे ऑगस्टन एज की, ऑगस्टन एज के सारे राइटर्स देखेंगे, ऑगस्टन एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मेन फीचर्स देखेंगे, और फिर सारे राइटर्स जो ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं वो करने के बाद हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी के राइटर्स को पढ़ेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। प्लस जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए टेलीग्राम पर एक अलग ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम है इंग्लिश लिटरेचर बाय प्रियंका गौर। वहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए, जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनकी, प्लस आज के लेक्चर की भी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। Thank you so much for watching this video. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you.